हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भूमि प्रदूषण के बारे में। ये हमारा कक्षा 6वीं के विज्ञान का अध्याय 2 है, ठीक है, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। और इससे पहले हम लोग जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? भूमि प्रदूषण। भूमि यानी धरती, और आप सभी जानते हैं कि जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब कहाँ रहते हैं? धरती अर्थात भूमि पर रहते हैं और वहीं रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो भूमि हमारे लिए इतनी आवश्यक क्यों है? भूमि की क्या आवश्यकता है? भूमि की आवश्यकता है हमें पेड़ पौधों को उगाने के लिए, और हमारे भोजन के जो मुख्य स्रोत हैं वो कौन है? पेड़ पौधे हैं। तो अगर भूमि नहीं होगी तो पेड़ पौधे नहीं उगेंगे और जीव जंतुओं को उनका आहार नहीं मिलेगा। साथ ही जीवों को रहने के लिए भी भूमि की आवश्यकता है ना। तो और जितने भी नदी तालाब आदि हैं, ये सब किस में पाए जाते हैं? भूमि में पाए जाते हैं। भूगर्भित जल का ही हम सेवन करते हैं। तो यहाँ पे भूमि के हमारे लिए बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। अब भूमि में प्रदूषण अर्थात भूमि के अंदर जो तत्व हैं उनके अंदर अवांछनीय तत्वों का शामिल हो जाना, इसे हम क्या कहेंगे? भूमि प्रदूषण कहेंगे। तो भूमि प्रदूषण कैसे होता है, आइए हम देखते हैं। आपकी पुस्तक में क्या लिखा है, सर्वप्रथम उसको देखेंगे। यहाँ देखिए, जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ भोजन की आवश्यकता भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण पैदावार को बढ़ाने के लिए तरह तरह की रासायनिक खाद, कीटनाशी आदि का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें से कुछ रासायनिक पदार्थ ऐसे हैं जिनकी अधिकता भूमि को प्रदूषित करती है और धीरे धीरे उसकी उपजाऊ शक्ति को कम कर देती है। मैंने पहले ही बताया कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, है ना, फसलें हैं, ये सब कहाँ उपजती हैं? भूमि पर उपजती हैं। तो किसके कारण उपजती है? भूमि की उपजाऊ शक्ति के कारण। भूमि की उपजाऊ शक्ति क्या है? भूमि के अंदर जो पोषक तत्व हैं उनको ग्रहण करके पेड़ पौधे आसानी से बड़े हो जाते हैं। इसको हम भूमि की उपजाऊ शक्ति कहते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, रासायनिक खाद मतलब रसायनों से बनी हुई खाद, और इसकी अधिकता जब हो जाती है भूमि में, तो भूमि के अंदर जो है किसी तत्व की या तो अधिकता हो जाएगी, है ना। जैसे भूमि के अंदर बहुत सारे तत्व होते हैं, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है ना, सल्फर होता है, पोटेशियम होता है। तो इसमें से कोई तत्व या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या किसी तत्व की कमी हो जाएगी। तो उससे क्या होगा? भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो जाएगी, है ना। उसी तरीके से कीटनाशी का प्रयोग करते हैं। कीटनाशी जो कीड़ों को मारने के काम में आता है, और कीटनाशी विषाक्त होता है, जहरीला होता है। तो जहरीले पदार्थ को जब हम भूमि में डालते हैं तो भूमि में उपजने वाले पेड़ पौधों पर भी असर होता है। धीरे धीरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, वहाँ उपजना कम हो जाते हैं, उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। तो इसीलिए जो है भूमि में हमको कभी भी रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके स्थान पर हमको किसका प्रयोग करना चाहिए? प्राकृतिक खाद का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर रासायनिक खाद और प्राकृतिक खाद की आपको सूची दिखाई दे रही होगी। जैसे यूरिया है ना, ये कैसी खाद है? रासायनिक खाद है। PNK है, ये कैसी खाद है? रासायनिक खाद है। तो इन सब का प्रयोग हमें भूमि में कम करना चाहिए। उसके स्थान पर किसका प्रयोग करना चाहिए? गोबर खाद का प्रयोग करना चाहिए, कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो भूमि प्रदूषण कैसे होता है और भूमि प्रदूषण को कैसे दूर करें, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम लोग दूसरा प्रदूषण पढ़ेंगे, वो है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि यानी मैं बोल रही हूँ, आपको सुनाई दे रहा है ना। तो ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। यह आवाज़ ही क्या है? ध्वनि है, ठीक है। कोई भी आवाज़ क्या होती है? ध्वनि होती है। अब हम एक अलग प्रकार के प्रदूषण की बात करेंगे। आप में से जो शहरों में रहते हैं उन्होंने देखा होगा, सुबह होते ही सड़कों पर वाहन दौड़ने लगते हैं। वाहनों के इंजन और हॉर्न से तेज आवाज़ या ध्वनि निकलती है, ठीक है। क्या होता है शहरों में? अभी सामान्य ध्वनि, जैसे मैं बोल रही हूँ, है ना, और कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं, ये सामान्य ध्वनि है, ठीक है। लेकिन जब बहुत सारी ध्वनियाँ एक साथ होती हैं और बहुत ज़्यादा तेज ध्वनियाँ होती हैं, तो उससे क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। और ध्वनि प्रदूषण से कई सारी बीमारियाँ हो सकती हैं।
क्या क्या बीमारी हो सकती है? जैसे मनुष्य में चिड़चिड़ापन आ सकता है। ज़्यादा तेज आवाज़ सुनोगे तो कैसा लगता है? एकदम चिड़चिड़ाई टाइप लगता है ना। हाँ, तो मनुष्य के अंदर चिड़चिड़ापन आ सकता है, सिर दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकता है ना। कई प्रकार की हानियाँ मनुष्य को हो सकती हैं। तो ध्वनि प्रदूषण को हमको नहीं करना चाहिए। उससे ध्वनि प्रदूषण से बहरापन भी हो सकता है, कान का पर्दा भी फट सकता है ना। तो ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? हमारे लिए हानिकारक होता है। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कितने डेसिबल की ध्वनि हम सुन सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा आप कितने डेसिबल तक की ध्वनि सुन सकते हैं। अब आइए देखते हैं अगला बिंदु। अगला बिंदु है वन संरक्षण, वृक्षारोपण एवं अन्य जीवों की सुरक्षा। ठीक है, वन संरक्षण क्या होता है? जो वन होते हैं उनकी आजकल कटाई हो रही है, जलाऊ लकड़ी के लिए हो रही है कटाई वनों की। साथ ही इमारती लकड़ी के लिए जब भवन बनाते हैं तो वहाँ पर सीलिंग आदि को सपोर्ट करने के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पे हम लोग वनों से लकड़ी काटते हैं। वनों से हम लकड़ी काट तो लेते हैं फर्नीचर बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए, जलाऊ लकड़ी के लिए, लेकिन क्या हम वहाँ पेड़ पौधे लगाते हैं? नहीं लगाते हैं, है ना। तो उससे क्या हो रही है? वनों की हानि हो रही है। वनों की हानि होगी। आपने कई बार सुना होगा हाथी शहर में आ गए, भालू शहर में आ गया, शेर शहर में आ गया, तेंदुआ शहर में आ गया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो उनका आवास है, हाथी, शेर, तेंदुआ, भालू, इन सब का आवास क्या है? जंगल है। और हमने क्या कर दिया है? उनके आवास को नष्ट कर दिया है। वो जहाँ रहते हैं उस जगह को हमने नष्ट कर दिया है, वनों को नष्ट कर दिया है अपनी आवश्यकताओं के लिए, वनों के पेड़ पौधों को काट काट कर। तो इसीलिए वन्य जीव क्या कर रहे हैं? वो शहरों में आ रहे हैं। शहरों में आ रहे हैं तो उनके प्राणों की भी हानि हो रही है। हालांकि वो भी हमला करते हैं, कई व्यक्तियों को वो भी मार देते हैं, लेकिन क्या वो शहर आना चाहते हैं? वो शहर नहीं आना चाहते, वो तो वन में ही खुश है। लेकिन जब वन नष्ट होते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है? मजबूरी में अपने आहार की खोज में वो लोग शहर की ओर, गाँव की ओर आते हैं। और उस समय जो है मनुष्यों के द्वारा जो है उनको हताहत किया जाता है, मारा जाता है। तो इससे वन्य जीवों की सुरक्षा कैसी हो रही है? कम होते जा रही है ना, समाप्त होते जा रही है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? हमें वनों का संरक्षण करना चाहिए, है ना। जलाऊ लकड़ी का प्रयोग कम करना चाहिए और साथ में वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण कैसे करेंगे, है ना। तो आप जानते हैं कि हम लोग अपना बर्थडे वगैरह कितने अच्छे से मनाते हैं, लेकिन क्या आप अपने जन्मदिन के दिन एक पौधा लगाते हैं? है ना। कम से कम नहीं तो अपने जन्म दिवस के दिन एक पौधा जो है अवश्य प्रत्येक वर्ष लगाना चाहिए और उसका अच्छे से जो है पालन पोषण करना चाहिए। इसके अलावा नर्सरी आदि से, या आप कभी जंगल आदि में पिकनिक मनाने जाएं तो वहाँ पे जो भी फल फ्रूट खाते हैं उनके बीजों को क्या करना चाहिए? ज़मीन में थोड़ा सा गड्ढा करके और उन बीजों को दबा देना चाहिए। उनको आपको अलग से पालन पोषण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो तो प्रकृति में स्वतः ही उग जाएंगे। इस तरीके से जो है हम वनों की सुरक्षा कर सकते हैं। आइए देखते हैं पुस्तक में क्या लिखा है। मनुष्य अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निरंतर प्रयास करता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह प्राकृतिक पर्यावरण को नष्ट कर रहा है तथा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से वनों और अन्य जीवों को भी हानि पहुंचा रहा है। वनों की कटाई से वन्य जीवों का जीवन असुरक्षित हो गया है। पूर्व में आपने जाना कि प्रत्येक क्षेत्र में एक खाद्य श्रृंखला चलती है। देखो, वन जब नष्ट होते हैं और वहाँ से जीव एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं तो धीरे धीरे क्या हो जाती है? खाद्य श्रृंखला नष्ट हो जाती है। जैसे कोई पेड़ है, पेड़ के ऊपर बहुत सारे कीड़े मकोड़े, चींटी आदि रहते हैं, है ना। अगर पेड़ को काट देते हैं तो उनका आवास नष्ट हो जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। तो उन चींटी, कीड़े मकोड़े आदि को खाने वाले जो पक्षी हैं या और दूसरे जीव हैं, उनके लिए जो है आहार की कमी हो जाती है ना। इस तरीके से खाद्य श्रृंखला क्या होने लगती है? टूटने लगती है। इस खाद्य श्रृंखला से कोई भी जीव हट जाए तो श्रृंखला क्या हो जाती है? टूट जाती है। इससे प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। प्रकृति में असंतुलन बनाए रखने के लिए वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए तथा वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। हमारे प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान और कितने अभयारण्य हैं, पता कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमारे प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख वनस्पतियाँ साल,
सागौन, बीजा, शीशम, बांस, तेंदू, महुआ, सरई, सेमल आदि हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की जो प्रमुख वनस्पतियां हैं वो कौन कौन सी हैं? साल, सागौन, बीजा, शीशम, बांस, तेंदू, महुआ, सरई, सेमल आदि। ये सब कैसी हैं? वन्य वनस्पतियां हैं, है ना। वन्य जीव जंतु भी यहाँ बहुतायत में है, जैसे जंगली पशुओं में खरगोश, चीतल, सांबर, कोटरी, नीलगाय, वन भैंसा यानी बायसन, हाथी, भालू, शेर, तेंदुआ, भेड़िया, लगड़बग्घा, लोमड़ी आदि। और पक्षियों में पहाड़ी मैना। पहाड़ी मैना क्या है? हमारा राज्य पक्षी है ना। कोयल, दूधराज, मोर, बगुला आदि हैं। सर्पों की विभिन्न प्रजातियां जैसे नाग, करेत, अजगर, धामन आदियां हमारे राज्य में पाई जाती हैं। और इन्हीं वनों में आदिवासी भी निवास करते हैं। आदिवासी कौन होते हैं? जो वनों में निवास करने वाली जातियां मनुष्यों की ऐसी जातियां होती हैं जो प्रकृति के ज़्यादा करीब होते हैं, है ना, और प्राकृतिक जीवन जीते हैं। वनों को, पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को साथ लेकर चलते हैं। इनके द्वारा वनों को हानि नहीं पहुंचाई जाती। ठीक है, तो आदिवासी भी कहाँ निवास करते हैं? वनों में ही निवास करते हैं। इनका जीवन पूर्ण रूप से वनों पर आश्रित होता है। हमारा राज्य जैव विविधता का अच्छा उदाहरण है। जैव विविधता मतलब ऊपर हमने देखा बहुत सारे प्रकार के पेड़ पौधे, बहुत सारे प्रकार के पशु पक्षी, है ना, ये सब पाए जाते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे? जीवों की विविधता यानी जैव विविधता कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि वनों की कटाई करना क्या है? एक अच्छी बात नहीं है, है ना। हमको क्या करना चाहिए? वनों का ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। यदि अधिक वर्षा हो तो क्या होगा? ठीक है, वन का जो हम लोग देखते हैं हरियाली या सिंचाई, वो किस कारण होती है? वर्षा के ऊपर निर्भर करती है। और हमारा प्रदेश तो वैसे भी वर्षा के ही ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हमारे यहाँ धान की खेती अधिक होती है और धान को उपजाने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और क्योंकि हमारे प्रदेश में जो नदियाँ हैं वो गर्मी में लगभग सूख जाती हैं, तो हम लोग मानसून के समय वर्षा का इंतज़ार करते हैं ताकि खेतों में धान की रोपाई हो सके। किंतु अगर वर्षा आवश्यकता से अधिक हो तो क्या होगा? संसार के कुछ भागों में वर्षा वर्ष भर होती है। कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां वर्षा कुछ दिनों के लिए होती है। वर्षा का समय, अवधि तथा मात्रा विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होती है। अत्यधिक वर्षा से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। क्या हो जाएगा? जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ पे बाढ़ आ जाएगी। नदियाँ, नाले, कुएं, तालाब आदि पूरे भर जाएंगे और पानी जो है नगरों के अंदर चला जाएगा, जिससे बाढ़ में फसलों, पशुओं और मानवों को हानि पहुंचेगी। कई जगह आपने देखा होगा, अभी न्यूज़ चैनल में चल रहा है ना, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, यहाँ पर बाढ़ आ गई है। बाढ़ आने से क्या हो गया? कई सारे भवन भी ढह गए हैं। वहाँ पे मनुष्यों की, पशुओं की, सबकी मृत्यु हो रही है। हर तरफ कीचड़ हो गया है और पीने योग्य पानी भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, साथ ही बहुत सारे रोग भी, वहाँ पे वर्षा का पानी, जो बाढ़ का पानी है, इधर उधर जमा हो गया है, तो उससे क्या हो रहा है? वहाँ पे जीवाणु, विषाणु उत्पन्न हो रहे हैं और रोग उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वर्षा होना भी जो है हानिकारक है ना। इसके लिए वर्षा को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो प्राकृतिक है, लेकिन जल निकासी, है ना, पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वर्षा जल संरक्षण के बारे में। ठीक है, तो वर्षा जल संरक्षण क्या है? एक प्रकार की जल निकासी की व्यवस्था ही तो है ना। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वर्षा जल संरक्षण करके भूमि के अंदर जल को पहुंचा सकते हैं, जिससे कि भूमि के ऊपरी भाग में जल कम से कम एकत्र हो और बाढ़ की स्थिति ना बने। आगे देखिए, यदि बहुत समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा? अगर बहुत समय तक वर्षा नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? सूखा पड़ जाएगा, और सूखा पड़ने से जो है वहाँ की मिट्टी जो है सूख जाएगी। लगातार वाष्पन के कारण भूमि से पानी की हानि होती रहेगी और मिट्टी सूख जाएगी। सूखा पड़ने पर खाद्यान्न एवं चारा प्राप्त करना कठिन हो जाता है ना। जहाँ पे सूखा पड़ जाता है वहाँ पे फिर फसलें क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं, और उससे खाद्यान्न यानी अनाज जो है उत्पन्न नहीं हो पाता, पशुओं के लिए चारा उत्पन्न नहीं हो पाता, जिससे जो है वहाँ पर अकाल की स्थिति बन सकती है। ठीक है, अकाल का अर्थ मनुष्यों और पशुओं को पर्याप्त अनाज प्राप्त न हो पाना
इसी को हम अकाल कहते हैं। आपने अखबार तथा टेलीविज़न में सूखे के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? देखो, उस क्षेत्र में जो लोग रहेंगे जहाँ सूखा पड़ा रहेगा, उनके पशुओं को जो है पर्याप्त अनाज नहीं मिलेगा तो पशु मरने लगेंगे। साथ ही पीने योग्य पानी भी उनको नहीं मिलेगा और अनाज भी नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो बहुत अधिक महंगे दामों में मिलेगा, क्योंकि कम अनाज उपजा रहेगा तो उसका जो रेट है अनाज का वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से कई सारी कठिनाइयाँ जो है सूखा वाले क्षेत्र में लोगों को सामना करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा अत्यंत सीमित है, जबकि जनसंख्या वृद्धि तथा अति उपयोग के कारण इसकी मात्रा लगातार घटती जा रही है। इसीलिए आवश्यक है कि जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए, सावधानी बरती जाए, जिससे जल का अपव्यय ना हो, है ना। हमें क्या करना चाहिए, जल को बिना वजह नष्ट नहीं करना चाहिए, उसका अपव्यय यानी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीने योग्य पानी की मात्रा कैसी है, सीमित है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि कुल जितना जल है उसमें से मात्र 1% जल ही पीने योग्य पानी का है। तो इसीलिए हमें जल को नष्ट नहीं करना चाहिए, उसको संरक्षित करके रखना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी वर्षा जल संरक्षण के द्वारा भी हम उसको संरक्षण कर सकते हैं। तो आज जो है हमारा यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो गया है, और अगले वीडियो में हम लोग जो है इस अध्याय के प्रश्नोत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताया कीजिए। धन्यवाद।